आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और जो लोग अपनी मिट्टी से जुड़कर चलते हैं उनकी ईश्वर रक्षा करता है, उनके ऊपर भगवान की महती कृपा होती है। आप जमीन से जुड़े हुए हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, खुले दिल से प्रार्थना करता हूं कि आप जैसा व्यक्ति एक जन सेवक के रूप में आगे बढ़े और हरिद्वार लोकसभा का प्रतिनिधित्व करे और देश की पार्लियामेंट में हरिद्वार की आवाज बनकर गूंजे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आपका डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभागार में स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूं और मां गंगा से पुनः आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नर्सरी में बीज तैयार होकर के एक पौधा बनता है। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आने वाले समय जैसे खानपुर एक वट वृक्ष की तरह मजबूत खड़े होंगे और उसका लाभ पूरी हरिद्वार विधानसभा को आने वाले टाइम में मिलने जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश गुप्ता जी को। श्री राकेश गुप्ता जी। माननीय भाई उमेश कुमार जी विधायक खानपुर और मेरे समस्त साथीगण, उमेश कुमार जी के विषय में उनकी शान में कुछ भी कहना एक ऐसी स्थिति होगी कि जैसे सूरज की रोशनी को चिराग दिखाना, क्योंकि आपके कार्यों को खानपुर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र जो है वो आपके नाम और आपके जो सामाजिक कार्य करने की जो शैली है और जो आपका ऊर्जा है उससे वो भली भांति परिचित हो चुका है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का कोई कोना ऐसा होगा जहां पर आपके नाम की चर्चा आपके बिना पहुंचे भी वहां ना हो रही हो। क्षेत्र जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं, खड़खड़ी क्षेत्र भोपत वाला, वो हरिद्वार विधानसभा का एक अंतिम कोना है। उस कोने में भी आपके नाम की चर्चा और आपके कार्यों की गूंज वो इस तरह से प्रचलित है कि जैसे आपकी जो रोशनी जो है वो चारों तरफ स्वयं ही पहुंच रही है। और ये इस बात का द्योतक है कि आपकी अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल शर्मा जी उपस्थित हैं। उनसे भी अनुरोध है कि वे भी मंच में आए और माननीय विधायक जी के स्वागत में अपनी बात कहें। धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। यहाँ पर उपस्थित हमारे बार के अध्यक्ष महोदय श्री बाली जी, श्री विधायक जी श्री उमेश जी, सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण और मेरे साथी लोग, हमारे बीच में अभी हमारे सचिव साहब उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद। दो ऊर्जाएं आपस में मिल रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। बसंत पंचमी से एक दिन पहले मुझे विधायक जी के प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया था। दुर्भाग्यवश मैं उस दिन नहीं जा पाया, पतंगबाजी में व्यस्त थे हम सब लोग। लेकिन शायद आपके आने से पहले आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पहले पहुंच जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हरिद्वार की समस्याओं को समस्या ही रहने दिया गया। उसके बावजूद भी हमारी हरिद्वार की जनता बेचारी ऐसी हो चुकी है कि जैसे उनके चिल्लाने का, उनके कहने का मंत्रियों नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब एक नया गठबंधन शुरू हो चुका है कि जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और नेता सिर्फ मिलकर हरिद्वार को नोचने पर लगे हुए हैं। हरिद्वार एक ऐसी स्थिति बन चुकी है हरिद्वार की कि हर 6 साल के अंदर एक बहुत मोटा बजट हरिद्वार के लोगों को सुविधा देने के नाम पर तो अलॉट होता है, लेकिन यहाँ सभी मौजूद जानते हैं कि
हरिद्वार की जनता को मिलता कुछ नहीं है। तो माननीय विधायक जी, बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक छोटे क्षेत्र से प्रतिनिधित्व की बात करते करते आपने सांसदीय क्षेत्र में आने का जो आपने प्रयास कर रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं। कुछ क्योंकि आप सांसद बनने के लिए आप हमारे बीच में हैं और मेरी बहुत शुभकामनाएं है कि आप जैसा व्यक्तित्व जो है वो इस क्षेत्र में आए, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि संसद और सांसद की जो गरिमा है वो इसी बात से है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को कितने बेहतर तरीके से उठा सकता है। मैं और मेरे जितने साथी हैं, हम सब लोग यहाँ लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए कार्य करते हैं। मैं अभी छोटे से उदाहरण से आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने राजस्व न्यायालय हैं, तन मन धन से वो आपके साथ है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रफुल्ल जी। विधायक जी की ओर से ये संकेत है कि थोड़ा व्यस्तता का कार्यक्रम है आगे उनका, तो मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे सुधाकर जी अधिवक्ता, वो कम से कम शब्दों में माननीय विधायक जी का स्वागत करें। धन्यवाद। मंच पर आसीन माननीय विधायक जी खानपुर अध्यक्ष जी, सचिव महोदय, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश गुप्ता जी, सदन में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार जी, प्रदीप जगता जी और सभी मेरे युवा साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। अचानक एक नाम सुना था उमेश कुमार जी का, तब जानते नहीं थे कि ये हैं कौन, लेकिन हाँ जब सुना तो जानने की इच्छा हुई और बहुत जल्दी अवसर मिला। पता चला कि विधायक का इलेक्शन उन्होंने खानपुर से पर्चा बढ़ा, निर्दलीय। असमंजस इस बात का था कि जिस जगह से उन्होंने पर्चा भरा उस जगह से जीतना जरूरी होने के साथ साथ बहुत मुश्किल भी था, लेकिन कहते हैं ना कि इच्छा अगर प्रबल हो, हिम्मत हो, ताकत हो, तो कुछ जी ने, उमेश कुमार जी ने सार्थक करके दिखाया और जो एक नाम सुना था अब वो साक्षात सबके सामने उभर के आया और समय समय पर उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा भी, चूंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता था, आज प्रथम बार मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, तो आज अपने मन के उद्गार मैं इनके सामने प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। फिर जब जाना कि उमेश कुमार जी हैं कौन, कुछ वीडियो यूट्यूब पर देखी और तब सलाम करने को मन हुआ कि हाँ, बंदे में जो हिम्मत है वो हर किसी इंसान में, हर किसी शख्स में नहीं है। मैं तारीफों के ज्यादा फूल तो नहीं मांग रहा, क्योंकि और लोगों को भी कहना है, विधायक जी के पास समय भी कम है। मैं एक चीज आज मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं सुधाकर सिंह मध्य हरिद्वार में निवास करता हूं, रानीपुर मोड़ चंद्राचार्य चौक पर, और माननीय विधायक जी से निवेदन करता हूं कि जब भी मध्य हरिद्वार से किसी भी शख्स की जरूरत पड़े, एक बार आवाज लगा देना। मेरा घर चंद्राचार्य चौक से महज 10 मीटर की दूरी पे है, मुझे विलंब करने की जरूरत नहीं होगी, मैं तुरंत आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में तन्वीर भारती जी को कि वे भी आए और माननीय विधायक जी के स्वागत में 2 शब्दों से। धन्यवाद तन्वीर जी। हौसले गर हो बुलंद, विधायक जी, हौसले गर हो बुलंद तो आंधियों में भी चिराग जल सकते हैं। जनाबे मोहतरम, हमारे बीच में हमारे कोई नहीं भैया, आज मैं भी प्रथम बार, पहली बार इस नेक फरिश्ते की दीदार कर रहा हूं और हमारे अध्यक्ष जी, सचिव महोदय, मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता, मेरे साथियों, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए क्यों ऐसे कहा कि इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये आंधियों में भी चिराग जला सकते हैं। ये वो उमेश कुमार है जो हमारे बीच में हमें फख्र इस बात का है। परसों सुल्तानपुर में मेरे
सुल्तानपुर के अंदर है। मेरी बदनसीबी थी कि मेरी मुलाकात इनसे नहीं हो पाई। मैंने कल इनसे कॉल की, रात को इनका फोन आया, तनवीर भाई मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई, पर सुल्तानपुर की जनता जो आपसे प्यार कर रही है वो कभी भी नहीं भुला सकती। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक तरफा लोकसभा का चुनाव उमेश कुमार जीतने के लिए जा रहे हैं। हमारे उमेश कुमार जो दिल्ली के अंदर संसद गूंगी बहरी है, उसकी बहरी दीवार को तोड़ने के लिए अपनी आवाज से दिल्ली के अंदर बुलंद करेंगे। हम अहद और कसम करते हैं इस बात की, हम अहद करते हैं इस बात का कि उमेश कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आने वाली पीढ़ी जो युवा अधिवक्ता है वो उमेश कुमार जी को याद करेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। कई अधिवक्ता हमारे कोर्ट के अंदर देहांत हो गया, कोई डिस्पेंसरी की, कोई अस्पताल की सुविधा नहीं है, और जो भवन बनने जा रहा है उमेश कुमार जी तो एक सागर है, अगर एक बूंद निकल जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको किसी धन की जरूरत नहीं, ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने इतना धन दिया है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं, वक्त का तकाजा है। इंशाअल्लाह चाहे उमेश कुमार जी सुल्तानपुर के अंदर वो भव्य स्वागत करके अपने अपार सागर से एक बूंद आने वाली अधिवक्ता की पीढ़ी के लिए जरूर देंगे। थैंक यू। जय भारत। धन्यवाद तन्मय भाई, उसी जोश और जुनून के साथ आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा लोकेश दत्त जी को कि वे भी आए और माननीय विधायक जी के स्वागत में दो शब्द। और शायद आपको याद नहीं होगा, जब हम लोगों ने ये इलेक्शन हमारा डिक्लेयर हुआ और मैं उपाध्यक्ष पद पर चुना गया, तो मैं और बाबू सत्यनारायण शर्मा जी आपके पास गए। उस दिन मेरी पहली आपकी मुलाकात हुई और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आप कितने धरती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जबकि आप चाहते तो स्टाफ से कहला भी सकते थे कि भैया इनविटेशन दीजिए और जाइए, लेकिन ये उस समय आराम कर रहे थे। उसी दिन दिल्ली से बड़ा लंबा सफर तय करके आए थे, तभी भी ये खुद उठकर आए, हमसे मुलाकात की और हमें अपना शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होने का आश्वासन दिया। हो सकता है किसी निजी व्यवस्था के कारण ये नहीं आ पाए, लेकिन मैं उस दिन आपसे बहुत प्रभावित हुआ कि वाकई अगर आपको धरती पुत्र कहा जाता है तो गलत नहीं है। आप जनता से बहुत जड़ से जुड़े हुए हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्द लोकसभा हरिद्वार में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हो और इस हरिद्वार की लोकशाही जनता को आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह और आपका सहयोग प्राप्त हो। धन्यवाद। धन्यवाद लोकेश भाई। मैं आमंत्रित करता हूं अब हमारे बीच में जो हमारे मेहमान हैं माननीय विधायक जी से कि वे आए और हमारी बार को संबोधन करें। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रथम बार इस आपके बार के प्रांगण में मैं उपस्थित हुआ। आप सभी अधिवक्ताओं का, छोटों बड़ों का मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साथी श्री विजय शर्मा जी, श्री प्रदीप जट्टा जी, श्री विपिन गोयल जी, श्री सतीश दत्त शर्मा जी, श्री राकेश गुप्ता जी, श्री नागेंद्र सक्सेना जी, श्री हिमांशु सेन जी, श्री सुशील सैनी जी एवं समस्त अधिवक्तागण और हमारी मातृशक्ति, हमारी महिला अधिवक्तागण, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। अधिवक्ताओं का मेरा साथ जो है वो बड़ा पुराना है, क्योंकि सरकारों ने इतने मुकदमे दर्ज किए हैं जो है वो या तो कोर्ट में बीता है या अधिवक्ताओं के चैम्बर में बीता है। सन 2010 से मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए थे और उसके बाद उसका नाम रुका नहीं है। लगातार मुकदमे दर्ज होते रहे, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स, कभी राजद्रोह, कभी देशद्रोह। मुझे लगता है सरकार ने कोई धारा ऐसी छोड़ी नहीं जो मुझ पर लगाई ना। लेकिन मेरे जीवन में जो अहम रोल और महत्व रहा वो अधिवक्ताओं का ही रहा।
अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं किसी जेल में सड़ रहा होता और मुझे सजा होती थी। मैं हरीश साल्वे जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरे जीवन के सभी मामले जब बहुत गंभीर मोड़ पर थे तब उन्होंने मेरे जीवन में मेरा साथ दिया, और सबसे बड़ी बात, कभी मुझसे 1 रुपया लिया नहीं। मुकुल रोहतगी जी, और मेरे बुरे वक्त में जब मुझे जेल में डाल दिया केंद्र सरकार ने, KTS तुलसी जी जो अपना सारा काम छोड़ के नैनीताल जाकर 3 दिन लगातार रहे और मेरी जमानत के आदेश उन्होंने वहां से पारित कराए। और एक और अधिवक्ता है, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है वरिष्ठता के हिसाब से उस क्रम में चलना चाहिए। कपिल सिब्बल साहब, मुझे लगता है कि शायद कोई व्यक्ति अपने बेटे के लिए इतना काम कर सकता है जितना उन्होंने मेरे लिए किया। हाई कोर्ट हो, रांची हाई कोर्ट हो, झारखंड हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो मेरे लिए लड़े नहीं और मेरे लिए गए। और आज उनकी पीठ सुन रही है, ईश्वर उनको लंबी आयु दे। अगर वो मुझसे पैसे लेते होते तो शायद मेरा सब कुछ बिक गया होता। उन्होंने शायद मेरे लिए पैसे खर्च किए होंगे, मुझसे कभी लिए नहीं। एक बार मैंने उनसे कहा कि बुरा वक्त चल रहा था कि मैंने कहा मैं इन सब परेशानी से निकल जाऊं तो आप मुझे बताइएगा मुझे क्या करना है, जो भी होगा मैं कर दूंगा। तो मुझसे बोले, तो उस दिन बड़े भावुक उन्होंने होकर मुझसे कहा कि ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब तुम्हारे साथ कोई ना हो तब तुम याद करना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता, तुम्हारा बड़ा भाई, जो भी तुम मानो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा। एक हमारे मित्र बड़े, अब नहीं रहे, वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, अमरेंद्र शरण साहब। उनका और मेरा जो है वो एक परिवार का नाता रहा। मेरे सुख दुख में, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे केसेस, हर चीज में उनका भी मेरे लिए बड़ा अहम योगदान है, तो उनको भी मैं याद करना चाहूँगा। इसके अलावा बाकी तो आप सब लोग हैं, हमारे सहयोगी साथी हैं, आप लोगों का बड़ा अहम योगदान मेरे जीवन में। इसलिए सभी अधिवक्ताओं को, क्योंकि अधिवक्ता सिर्फ एक ही है, अलग नहीं होते, क्योंकि एक स्तंभ है, तो आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। मैं राजनीति सहायता कर रहा था, सीधा साधा अपना काम करता था, तो अचानक एक दिन एक वीडियो मुझे देखने को मिला। ये 15 अक्टूबर 2021 की बात है। उसमें एक पत्रकार था, 18-19 साल का युवा, वो रो रहा था। तो मुझे पता लगा कि तत्कालीन विधायक प्रणव सिंह ने उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे उन्होंने कहा, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम हो क्या, तुम मेरे सामने क्या हो, तुम्हारे घर के बर्तन बिक जाएंगे मेरी, जो भी उनका आदत है, आप जानते हैं किस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो मैंने वो वीडियो देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बच्चा रो रहा है, 18-19 साल का पत्रकार, तो सब लोग चुप होकर देख रहे। ऐसा क्या डर? मैंने उस रात एक वीडियो जारी किया। मैंने उस वीडियो में कहा कि प्रणव सिंह जी, लोगों के दिलों में जगह डर से नहीं, प्यार से बनाई जाती है। आप बार बार एक बच्चे से उसकी हैसियत पूछें। मैं आपसे आपकी हैसियत पूछना चाहता हूँ। आपका शपथ पत्र जो आपने 2017 के चुनाव में चुनाव आयोग में दाखिल किया था, उसमें आपने अपनी कुल संपत्ति और सब कुछ 6 करोड़ रुपए का बताया है। तो मैं कहा, कितने से ज्यादा की कारें मेरे घर के गैराज में थी। अगर पैसा ही बड़ा होता, पैसे से ही आदमी का वजूद बड़ा होता, तो आपका वजूद हमारे सामने शून्य है। उन्हें आदत है उनकी गुस्से में आ जाने की, तो उन्होंने एक पोस्ट डाली कि हिम्मत है तो खानपुर आके दिखाओ, पैर रख के दिखाओ। हम शाम को निकले, अपनी गाड़ियां ली और ले जाके हमने उनके महल के प्रांगण में खड़ी कर दी। हमने कहा, प्रणव सिंह जी, हम आप चुनाव भी लड़ेंगे और निर्दलीय लड़ेंगे,
जीते या हारे पर तुम्हें नहीं जीतने देंगे, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था तो 9,000 से हमारी जीत हो गई। लेकिन जीवन में जब ट्रांजिशन आता है, ट्रांजिशन जैसे कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट में नॉमिनेट कर दिया जाता है, तो अचानक से जज बनने पर जो ट्रांजिशन होता है ना, वो ट्रांजिशन मेरे जीवन में होता है। क्योंकि यहाँ से खड़े होकर झूठ बोल के किसी को बचाना या सच बोल के बचाना बड़ा आसान होता है, लेकिन वहां बैठ के निर्णय करना कि सच क्या है झूठ क्या है बड़ा कठिन काम हो जाता है। तो हमने सोचा कि क्या करें भाई, समझ में नहीं आ रहा था भाई। पहले तो विधायक जो थे, मैं ये कहना चाहूंगा कि घर के चक्कर काटते थे या सांसद घर के चक्कर काटते थे, मुख्यमंत्री आते थे जाते थे, तो लगता था कि कुछ है ही नहीं। क्योंकि मुझे लगता है हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिससे हमारी मित्रता ना हो या हमारे संबंध ना हो। तो लगने लगा ये क्या हो गया, विधायक बन के बैठ गए, विधायक को कुछ होता ही नहीं, क्या कर लेगा भाई। तब समझ में आया कि यार जो हमारी पहले की शक्ति है उनका इस्तेमाल करेंगे, विधायक की मान के चले। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आपको पद मिल गया, इसके बहाने आपके पास जो अपने हथियार है उनका इस्तेमाल करेंगे। तो हमने सबसे पहले अपने क्षेत्र से काम शुरू किया कि भाई क्षेत्र में क्या क्या परेशानियां हैं। हमने देखा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या थी बेरोजगारी, बड़ी संख्या बेरोजगारी थी। तो हमने सिडकुल लाने का प्रयास शुरू किया। लोग कहते थे सिडकुल नहीं आएगा, क्षेत्र में सिडकुल नहीं लग सकता, विधानसभा में सिडकुल लगाना असंभव है। हमने 2.25 साल सिडकुल की सारी समस्याओं का निस्तारण कराया, राजस्व की सारी समस्याओं का निस्तारण कराया, प्रमुख सचिव, प्रबंध निदेशक सब। एक रास्ता आप जो उस क्षेत्र से वाकिफ होंगे जानते हैं, लक्सर भूमि कुआखेड़ा एक छोटा सा मार्ग था सोलानी तक, मैंने उस पर बाईपास मांगा। सुधांशु उस समय प्रमुख सचिव थे, भारतीय सुधांशु, आपके जिलाधिकारी थे। मैंने कहा सुधांशु भाई मुझे यहाँ पर बाईपास चाहिए। वो बोले कि भाई इसमें IIT की रिपोर्ट लगती है, ट्रैफिक कैमरे लगते हैं, ट्रैफिक नोटिस किया जाता है कितना ट्रैफिक है क्या है। तो हमने गन्ने के सीजन में कैमरे लगवाए, तो ईश्वर ने मदद की, हमारी ट्रैफिक की रिपोर्ट भी जितना चाहिए था उससे 15% ज्यादा है। 10 करोड़ का पहला बाईपास गैरसैंण सत्र के दौरान मैंने खानपुर विधानसभा के लिए स्वीकृत कराया, जिसका काम शुरू हो गया, आधे से ज्यादा बन गया। जो उनकी की दूरी घंटों की थी वो मात्र 12 मिनट में रांची की जेल में बंद रखा गया, देहरादून जेल में बंद रखा गया। लेकिन हम झुके नहीं। जिस दिन त्रिवेंद्र रावत ने मुझे जेल भेजा था 27 अक्टूबर 2018 की, लोगों को लगता था उमेश कुमार अब 5 साल जेल में रहेंगे, क्योंकि बाहर से लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। लेकिन ईश्वर की अनुकंपा रही, बड़ों का आशीर्वाद रहा। 2 राज्यों की सरकारें मिलकर भी मुझे 27 दिन अंदर जेल में नहीं रख पाई, उनको भी अपने हौसले पस्त करने। ये सिर्फ दोस्तों के कारण, मेरे साथियों में करता रहा, लगातार पिटीशन फाइल होती रही। और आप देखिए जब मुझे देहरादून रातों रात मुझे जब यहाँ से बेल मिल गई हाईकोर्ट के आदेश पर, तो मुझे यहाँ से एक मुकदमा मेरे खिलाफ राजद्रोह पर रांची में दर्ज कर रखा था पहले से, और चुपचाप उसका प्रोडक्शन वारंट लाके देहरादून जेल में था। जिस दिन जमानत मिली मुझे रिहा नहीं किया, शाम को 7 बजे मुझे यहाँ से ट्रेन के माध्यम